रिप्रोडक्शन जो होता है, सबसे पहले ये टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल से आता है, ठीक है। अरे बट इसका जो मेन मोटिव है कि नहीं ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, ध्यान रखना, बाकी बाद एग्जाम्पल हम बताएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है ना। पहला चीज कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अभी तक जो हम लोग स्टिक्स है, मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में ये प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस अगर होता है तो हम बोलते क्या है कि हाँ वो जो है वो लिविंग है। बट क्या ऐसा सही है? नहीं, ऐसा इसलिए सही नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव क्या है या फिर मेन पर्पस क्या होता है, स्पीसीज कंटिन्यूटी में, स्पीसीज कंटिन्यूटी में। मतलब कि अगर जनरेशन टू जनरेशन अगर बढ़ाना है, पॉपुलेशन बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन करना होगा। बट रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है कि ये होना चाहिए तभी कोई ऑब्जेक्ट लिविंग कहलाएगा, ऐसा नहीं है। एक चीज है, एक क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है बट नेसेसरी नहीं है। बट नेसेसरी क्या कहता है? नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब कहने का यहाँ पे है कि इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस प्रोसेस से ही स्पीसीज का जो कंटिन्यूटी है वो हमेशा रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, किसी भी स्पीसीज का पॉपुलेशन को बढ़ाना है उसमें वो हेल्प करेगा, ये चीज है। लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बोल रहे थे कि रिप्रोडक्शन के केस में अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन के केस में बात करें तो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करता है फिर भी रहता है जिंदा, जैसे म्यूल। दूसरा अनफर्टाइल कपल, हाँ, अनफर्टाइल कपल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं स्टेराइल स्टेराइल वर्कर बी, ठीक है। और एग्जाम्पल कुछ इसका, अनफर्टाइल कपल, स्टेराइल वर्कर बी, म्यूल, और कुछ वैसा एग्जाम्पल बताओ। इतना ही पता था, एनसीईआरटी में यही तीनों है। हाँ, तो ऐसा ध्यान देना है कि यही तीनों मैक्सिमम पूछा जाता है। वर्कर बी के बारे में पता है कि नहीं है, ये क्या करता है काम, बताओ। वर्कर बी तो ऐसे हनी बी का है, वो क्वीन है, जो कि है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। तो ये भी एक तरह का नॉन डिफाइनिंग इसके होने ना होने से किसी भी के लिविंग होने में कोई दिक्कत नहीं। जनरेशन बढ़ाने के लिए जो है, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के लिए, आई मीन क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है इसका टाइप, ठीक है। एक टाइप है हमारा एक सेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में सॉरी ए सेक्सुअल में यूनिसेक्सुअल या यूनिपेरेंटल बोलते हैं, यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। दूसरा गैमेट फॉर्मेशन डू नॉट अकर। नेक्स्ट है, अगर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डू नॉट अकर, ये काम भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें ठीक उल्टा है, इसमें हम लोग बोलते हैं बाय पेरेंटल, मतलब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बाय पेरेंटल इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरा पॉइंट है गैमेट फॉर्मेशन
अकर। और नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर। ये 3 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यही इसका है डिफरेंस। अब हम इसमें एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कुछ पूछता है और एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, इसलिए इधर उधर हो गया। इसको लिख लिए? बोलो। यस सर। हाँ, अब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल कैसे पूछता है वो भी हम बताएंगे, तो उसको ध्यान से थोड़ा देखना। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हम लोग सबसे ज्यादा एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारा मैथड्स है, बहुत सारा स्ट्रक्चर है। जैसे अगर प्लांट में बात करें तो प्लांट में जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है प्रोसेस है जो वो नेचुरल तरीके से होता है, और एक होता है तुम्हारा आर्टिफिशियल मेथड में जिसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग वगैरह करते हैं। लेकिन एनिमल की बात करें तो एनिमल प्लांट में भी मेथड्स कुछ है, जैसे स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फ्यूजन। तो इसमें बस एग्जाम्पल और प्रोसेस अभी हम लोग को जानना है। ठीक है, बट इसका जो पूरा प्रोसेसिंग वगैरह है वो रिप्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो इसका डायरेक्टली हम एग्जाम्पल लिखते हैं एसेक्सुअल के हमें। तो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा? फंगी, algae and some lower animal। पहला। दूसरा है फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। तो ये किस में हो सकता है? बैक्टीरिया में हो सकता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम। हाँ, अमीबा में हो सकता है, प्लाज्मोडियम में हो सकता है। तो यहाँ ध्यान देना, जितना भी है सब क्या है? तो यूनिसेलर, तो मोस्टली यूनिसेलर, यानी एक्चुअली यूनिसेलर में ही होता है, तो हम लोग सिर्फ यूनिसेलर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखो इसमें क्वेश्चन मैच द कॉलम करके आएगा, कैसे आएगा वो हम बता रहे हैं। आगे है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो जाता है? ठीक है, कि इसमें है प्लेनिडिया। हाँ, ब्रेकिंग ऑफ sorry, breaking into parts which breaking into parts which with each fragment growing into complete organism। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल है, देखो ये हम बता दें, स्पाइरो वगैरह, एल्गी वगैरह में बहुत ज्यादा ये सब होता है। स्पाइरो वगैरह, ये है हमारा स्पाइरो गायरा। ठीक है, तो इसमें जैसे ये पेरेंट बॉडी है और ये छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया, फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है, और ये फिर जो है ये एक नया होल ऑर्गेनिज्म ये बना लेगा। ठीक है, दो ही हम रखते हैं, तो ये नया ऑर्गेनिज्म पूरा प्लांट बॉडी को बनाने का कैपेसिटी वो रखेगा, या पूरा बॉडी को डिवाइड करने का कैपेसिटी रखेगा। यही है फ्रेगमेंटेशन। सर और फ्रेगमेंटेशन जो होता है स्टार किसमें फिश में भी हाँ तो बोलो। होता है ना। स्टार फिश में रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। तो सर रीजनरेशन का मतलब होता है कि फिर से न्यू बॉडी डेवलप कर लेना ना। हाँ 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 तो वो न्यू बॉडी हो जाता है या फिर? हाँ हाँ, तुम पूरा बॉडी अगर तोड़ दोगे ना, ठीक है, तो पूरा बॉडी तोड़ दोगे तो भी हो जाएगा।
क्योंकि रीजनरेशन वही होगा जहां पार्ट लॉस्ट होता है। ये नेचुरल मेथड है, वो नेचुरल मेथड नहीं है, वो एक्सीडेंटली काम करता है। लिजार्डेल मान लो, देखो लिजार्डेल में क्या होता है, जैसे मान लो ये टेल है, ठीक है, उसका हम बता देते हैं। पहले इसको नोट करो, इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं, ठीक है, उसका तो वही रीजनरेशन ही है, हम बता देते हैं। रीजनरेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें है एग्जाम्पल फंगी, एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। प्रोटोनिमा स्टेज पढ़ेंगे, प्रोटोनिमा लीफ स्टेज 2 स्टेज में होता है, ठीक है। एक सेकंड, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, कर लिए इसको नोट। यस सर। हेलो, यस सर। अब हम लोग आते हैं रीजनरेशन में। देखो, जब फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ये तो एग्जांपल याद रखना, ठीक है, यही तो क्वेश्चन भी पूछता है, वर्डिंग। इसका एग्जांपल बस एक ईस्ट है जो यूनिसेलुलर होगा, और हाइड्रा है जो मल्टी सेलुलर होगा। तो दोनों इसमें आ जाता है, ठीक है। ये अब इसका इनफर्टिलिटी लिखना है।
इसको नोट करो। सर हो गया? यस सर हाँ, बडिंग बोल में बोल। और फ्रेगमेंटेशन में कोई डिफरेंस है क्या? बडिंग, हाँ, बडिंग क्या है, एक बॉडी एग्जिस्ट है, वो आउटग्रोथ लिया, या आउटग्रोथ है। फ्रेगमेंटेशन तो बॉडी अपने आप फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझे? हो गया, इसको मिटाएं। यस सर। इसमें तुमको पता चला डिफरेंस वगैरह, मतलब समझ में? देखो, बर्डिंग पूछ फ्रेगमेंटेशन पूछ रहे हो या रीजनरेशन पूछ रहे हो, तुम ध्यान से क्वेश्चन देख लो। सर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बस वही है कि बॉडी जो होता है ना, वो बॉडी जैसे बोल रहे हैं, ये बॉडी अपने आप वो नेचुरली अपना वो डिवाइड कर लेता है। फ्रेगमेंट बर्डिंग में क्या है, ये हो गया बर्डिंग, ये आउटग्रोथ निकला ड्यू टू रीजनरेशन कैपेसिटी, तो वो बर्डिंग कहला गया, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा निकला है इसी को, यही जो है अल्टीमेटली क्या करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। और इसके लिए मतलब, क्योंकि ये तो पेरेंट्स है, ये पेरेंट है, ये ऑफस्प्रिंग है, इससे अटैच कब हटेगा, जब इसमें टेंटिकल्स आ जाएगा, माउथ वगैरह बन जाएगा, टेंटिकल्स आ गया, ये मेच्योर हो गया, ये अपना अलग बनाएगा और ये अपना सर्वाइव करना स्टार्ट करेगा। रीजनरेशन कैपेसिटी होने के कारण फिर नया जो ऑफस्प्रिंग हुआ है उसमें भी डेवलप कर जाएगा बर्ड, और इसमें भी डेवलप कर सकता है, ठीक है, दोनों में। तो एक बार बडिंग होने के बाद वो दोबारा उसमें कैपेसिटी है ना, मतलब हाँ बडिंग के हाँ लिए? हाँ हाँ हाँ, है, बर्डिंग के लिए भी है, रीजनरेशन के लिए भी है, हाँ है, क्यों नहीं है। वही तो हम पूछे तुमसे उस टाइम कि अगर बर्डिंग हाइड्रा में एक बार बर्डिंग बर्डिंग प्रोसेस होके इंडिविजुअल बना दिया, तो वो तो एक पेरेंट अलग हो गया, ऑफस्प्रिंग आ गया, क्या पेरेंट में फिर से बर्डिंग हो सकता है? तो हो सकता है, ड्यू टू रीजनरेशन कैपेसिटी। इसको एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे तुमको ध्यान रखना है, क्योंकि बर्डिंग और एक था रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन कब होगा ये भी पता चल गया। अब हम लोग कहता है कॉन्सियसनेस। देखो, रिस्पॉन्स का मतलब होता है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट अपने आप को एक्शन करना, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हो, ठीक है। अगर एक्सटर्नल होगा तो इन्वायरमेंट फैक्टर होगा, और कोई भी लिविंग है, चाहे वो यूनी हो, मल्टी हो, लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, सब में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने का एबिलिटी रहता है। कि अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो उसका जो, अगर यूनिसेलुलर का रिस्पॉन्स यूनिसेलुलर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या नहीं कर सकता है, तो वो अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, या फिर कोई प्रोसेस ऐसा है जो कि वो नहीं कर पाता। बहुत सारा प्रोसेस है जो इन्वायरमेंट से फैक्टर्ड है डायरेक्टली। अनफेवर, जैसे देखो, जैसे एसेक्सुअल में ही हम लोग पढ़े, एसेक्सुअल में मान लो अगर बैक्टीरिया या अमीबा मल्टीपल फ्यूजन करता है, तो वहां पे जब अनफेवर्ड कंडीशन होता है ना, तो अनफेवर्ड कंडीशन के कारण वो ऊपर में एक 3 लेयर का वॉल बना देता है, ठीक है, 3 लेयर का वॉल जिसको सिस्टर वॉल बोलते हैं। ये कैसे बनाएगा, जब कंडीशन अनफेवर्ड हुआ, तो अनफेवर्ड हुआ तो सेंस हुआ तब ना बनाया, नहीं तो क्यों बनाएगा। तो रिस्पॉन्स का सीधा सीधी मतलब है, कॉन्सियसनेस का सीधा सीधी मतलब है कि स्टिमुलस के अगेंस्ट एक्शन करना। वही एक्शन रिस्पॉन्स कहलाता है, या फिर रिस्पॉन्स करना, तो रिस्पॉन्स कैसे होगा, तो एक्शन के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखो, प्लांट में तो इस तरह का कोई सोफिस्टिकेटेड इस टाइप का कोई भी
सिस्टम, सॉरी सिस्टम नहीं है, ऑर्गन नहीं है, लेकिन वहां पे भी एक्शन के थ्रू जो है रिस्पॉन्स दिखाता है, मूवमेंट के थ्रू एक्शन वहां मूवमेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लो सनलाइट के प्रेजेंस में जो होता है, जैसे वो सनफ्लावर को देख लो, ठीक है, फिर हार्मोन जो होता है, सनलाइट प्रेजेंस में काम नहीं करता तो वहां से दूर भाग जाता है, शैडो की तरफ चला जाता है जहां पे डार्क हो। ठीक है, मतलब सनलाइट जहां नहीं पड़ रहा है। इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो कॉन्शियसनेस हर एक में होगा। अब यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ये है कि हम बार बार बोले हैं कि डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग, तो कॉन्शियसनेस तुम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के में ना रिस्पॉन्स करेगा अगेंस्ट स्टिमुली, चाहे स्टिमुली इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, एक जो मतलब कंडीशन है जिसमें बताया गया है कि कॉन्शियसनेस जो है वो एक जगह पे काम नहीं करता है, वहां करता है लेकिन समझने का जरूरत पड़ेगा कैसे। जैसे मान लिया कोई पेशेंट कोमा में, उसका सारा मैकेनिज्म बॉडी का जो है एक मशीन से इक्विप्ड होता है, मशीन के थ्रू वो काम करता है। ठीक है, लेकिन एक समझने वाला बात है कि बाहर से हम लोग मशीन लगाते हैं क्या, अंदर से लगाते हैं क्या, नहीं। बहुत ऐसा इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो बिना मतलब स्टिमुलेशन के, बिना रिस्पांस के काम नहीं करेगा, बिना एक्शन के काम नहीं करेगा। चाहे वो एक्शन इम्पल्स जो स्टिमुलस है, हम लोग बॉडी में इम्पल्स के फॉर्म में स्टिमुलस दिखता है, स्टिमुली आता है। ठीक है, तो वहां पे इम्पल्स मिलेगा। सपोज दैट मान लिया जाए कोई पर्सन है वो कोमा में चल गया, उसको हम बाहर से खाना दे रहे हैं, लिक्विड फूड खिला रहे हैं, लिक्विड फूड दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, लेकिन जब वो जैसे मान लो अब हार्ट है, हार्ट तो बीट करेगा, उसको चाहिए इम्पल्स, तो कहां से इम्पल्स मिलेगा, वो मिलता है ब्रेन से, खुद ब खुद वो करता है, तो कहीं ना कहीं है। लेकिन कोमा वाले पेशेंट को ना तो लिविंग बोला है ना तो नॉन लिविंग बोला गया है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन पूरे ऑर्गेनिज्म में ये काम होता है, इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला गया। एक एग्जांपल फोटोपेडिज्म। फोटोपेडिज्म क्या होता है बताओ तुम लोग। सर वो लाइट से स्टिमुलस होने का जो होता है, मतलब जैसे सन वो होता है ना, क्या, हाँ हाँ, जैसे मान लो, सनफ्लावर। हाँ फोटोपेडिज्म वगैरह क्या है कि लाइट के प्रेजेंस में रिप्रोडक्शन कर लेगा। फोटोपेडिज्म यही है कि एक लाइट के एक्सपोजर में वो रिप्रोडक्शन अपना शो करता है, मतलब रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म को शो करता है। ठीक है, तो वैसे प्लांट के केस में, प्लांट में कोई ऑर्गन नहीं है, सिस्टम नहीं है, लेकिन वहां पे जो भी हो रहा है वो एक्शन के फॉर्म में दिखता है, मूवमेंट, सॉरी एक्शन नहीं, मूवमेंट के फॉर्म में जो करता है वो रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, ये चीज है। तो रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और दूसरा, एग्जैक्टली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग बोलेंगे तो उसमें तीन चीज होना चाहिए: सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवोल्यूशन प्रोसेस एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होगा, तभी वो कहलाएगा क्या, कहलाएगा लिविंग। और ये तीनों जो काम है ये बिना रिस्पांस के नहीं होगा। ठीक है, इसलिए रिस्पांस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया है। कोई दिक्कत बोलो, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो सर बताओ। सर जो लोग मतलब पैरालाइज्ड होते हैं वो तो नहीं ना सर, कॉन्शियसनेस मतलब वो स्टिमुलस के अगेंस्ट वो तो कोई एक्शन नहीं करते हैं। इंटरनल बात करो तो, इंटरनल अगर हम बात करें तो हम तो वही बोल रहे, कोमा पेशेंट मतलब पैरालाइज। ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, क्या उसका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड होता है? कुछ कुछ पार्ट ही होता है ना। हो मान लो गया। पूरा, हाँ पूरा मान लो हो भी गया, ठीक है, तो क्या जो इंटरनल स्टिमुलेशन है वो क्या बंद हो जाता है? अगर वो बंद हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन, और ये होता भी है। ठीक है, मान लिया कि हार्ट काम करना बंद है, जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। वही चीज तो बोला गया कि ना इसको नॉन लिविंग में रखे हैं ना इसको लिविंग में रखे हैं। लेकिन अगर कुछ कुछ देखा जाए तो एक और चीज है, जैसे हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म बार बार हम लोग बोलते हैं,
एक चीज क्लियर हम बता देना चाह रहे हैं तुम लोग को कि जब भी मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट पूछता है जो एनसीईआरटी में लिखा है तो वहां पे देखना पड़ेगा, अगर सेल हुआ तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग मानते हैं और वो होता भी है, लेकिन अगर सेल नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसको इतना ध्यान रखना है। बट रिस्पॉन्स जो है, जैसे तुम जो भी जैसे मेटाबॉलिज्म में हम लोग बोले कि सेल्फ सिस्टम, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो क्या बिना सेंस के बिना रिस्पॉन्स के वो जो है वो मैकेनिज्म कर लेगा? नहीं, कोई ना कुछ तो है जो वहां पे भी वो काम करता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म में हमेशा बार बार बोलते हैं कि जब भी सेल का बात करें तो ही सही होगा, नहीं तो सेल्फ फ्री सिस्टम में वो नहीं होगा। तो ये कंडीशन डाला गया है कि सेल्फ फ्री सिस्टम हो तो मेटाबॉलिज्म नहीं, मेटाबॉलिज्म को नहीं बोल सकते लिविंग, क्योंकि वहां पे कोई सेल है नहीं, हम लोग मीडियम प्रोवाइड करते। बट कॉन्सियसनेस टू यूनी लो, मल्टी लो, कुछ भी लो, लोअर लो, हायर लो, बिना रिस्पॉन्स के वो तीन काम नहीं करेगा: रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन एंड रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का काम वो नहीं कर सकता सर बिना रिस्पॉन्स, इसलिए इवोल्यूशन तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं करता है ना। क्या कौन नहीं करता है बताओ, कौन नहीं किया है कोई वैसा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन तो नहीं होगा। वेरिएशन होता है भले एसेक्सुअल शॉर्ट। रिप्रोडक्शन में ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बात छोड़ दो, बट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, प्रोसेस की बात छोड़ दो। वहां पे वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अपने जैसे एग्जैक्ट को कॉपी बनाते हैं जिसको क्लोन बोलते हैं, बट सेक्सुअल में ऐसा होता है। तो वेरिएशन है, इवोल्यूशन का केस वहां पे हम लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर रिप्रोडक्शन का हम सिग्निफिकेंस देखेंगे सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल का, तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन करता है। अब देखो, बैक्टीरिया, हमको बताओ, बैक्टीरिया ए सेक्सुअल करता है या सेक्सुअल करता है? दोनों करता है, दोनों दोनों। करता है, बट मोस्टली क्या करता है वो? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल। ए सेक्सुअल करता है। क्या वो इवॉल्व नहीं हुआ है? हाँ, सेक्सुअल जब करेगा तो इवॉल्व होगा ही। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल करेगा तो इवॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो चीज डायरेक्टली डिपेंड करता है नेचर पे, और नेचर का रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो होगा ही नहीं इवॉल्व, चाहे सेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म तुम देख लो कि हर एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन संभव है, भले किसी में जल्दी होता है, किसी में लेट से होता है, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। ठीक है, अभी देखो, इवोल्यूशन का एक मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने ही है। ठीक है, चलो तुमको बताते हैं। जैसे मलेरिया का जो मॉस्क्यूटो है, वो डीडीटी केमिकल के अगेंस्ट अपने आप को रेसिस्ट कर लिया, वो इवोल्यूशन है उसका। ठीक है, पहले का जो हम लोग जैसे मॉस्क्यूटो का जो भी केमिकल यूज करते थे, वो जो अगरबत्ती है या फिर लिक्विड वगैरह जो भी है, अभी तुम अगरबत्ती जला, वो मरेगा नहीं, वो भागेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो रेसिस्टेंट कर लिया, तो वो इवॉल्व तो हुआ ही है भाई, क्योंकि नेचर का उसका डिमांड है कि अगर हम नहीं होंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, बहुत कुछ है, तो बहुत सारा कुछ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इवोल्यूशन बहुत लंबा प्रोसेस है, वो टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि सेक्सुअल में नहीं करेगा, होगा, कहीं नहीं होगा। ठीक है, तुम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देख लो, ये चीज होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन के हिसाब से हम इवोल्यूशन को बांट सकते, नहीं। हम हर जगह अगर लिविंग है तो टाइम लगेगा, बट वो इवॉल्व होगा ही होगा, ये चीज तय है। ये सेक्सुअल में ज्यादा टाइम लगता है, सेक्सुअल में हो सकता है कम लगे। इवोल्यूशन तो एक अपने लंबा प्रोसेस है, ग्रेजुअली सिक्वेंसली चेंज होते रहता है, बहुत सालों बाद पता चलता है हाँ ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये चीज होता है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो चाहे एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, टाइम लगेगा, बट इवोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम कुछ भी? नहीं ना, चलो अब थोड़ा इसको लिख के खत्म करते हैं, फिर आगे का जो टॉपिक है हम लोग सिस्टमैटिक में बढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्शियसनेस,
चलो इसको नोट करो। हो गया? यस सर। हाँ, कौन सा इसमें और 4-5 लाइन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ और प्रॉपर्टी होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए, ठीक है ना। तो उसको हम उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, उसको डिफाइन नहीं करेंगे, उसको हम समझा देते हैं, बस उसको दिमाग में रखें। जैसे वेरिएशन है, एडेप्टेशन है, क्या दोनों में डिफरेंस है, हीलिंग एंड रिपेयरिंग पावर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको पहले कंप्लीट करते हैं। एक जो इक्वेशन है, इफ सॉरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। इफ अ
patient is lying in coma and it's supported by machines for various function self consciousness and consciousness to external environment are supposed to be absent. Some of these patient never come back to normal life. They can neither living nor non-living. ठीक है, इसको नोट करो। इसके साथ में हम और कुछ कुछ जो पॉइंट है वो हम लिख देते हैं, जैसे वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो लिविंग बीइंग possesses variations and have to ability to evolve with time। दूसरा है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मत बता सकते हो? एडाप्टेशन एंड वेरिएशन में क्या डिफरेंस है, बताओ, आंसर करो तुम लोग। एडाप्टेशन वेरिएशन में क्या डिफरेंस है, बोलो। सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व कर लेना ताकि वहां पे रह पाए। इवॉल्व नहीं करना, चेंज करना। चेंज कर लेना। हाँ। और वेरिएशन जो है, देखो, वेरिएशन और एडाप्टेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है और वेरिएशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और यही जो लॉन्ग टाइम के लिए जो वेरिएशन होता है, यही जो है इवॉल्व का रीजन है। और एडाप्टेशन शॉर्ट टाइम है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर मान लो हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं 2 साल 4 साल 5 साल से, तो वहां का इन्वायरमेंट हमारे लिए एडाप्टफुल है, यूजफुल एडाप्टेशन है वहां का। लेकिन मान लो कहीं पे हम लोग चले गए किसी और एरिया में, वहां का इन्वायरमेंट हमारे बॉडी के लिए वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का एडॉप्ट नहीं कर पाया, तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो फिर हम लोग बोलते हैं तबीयत खराब हो गया, या फिर हम लोग बोलते हैं हम लोग को कुछ ना कुछ उससे हमारे बॉडी के फंक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे वहां का हवा पानी सूट नहीं किया, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाया। ठीक है, नॉर्मली ये हेल्दी पर्सन में होता ही है कि हेल्दी पर्सन अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन जो पुअर हेल्थ है या जो उसमें थोड़ा ना बहुत दिक्कत होता है, तो अगर मान लो कोई पर्सन कि गया कहीं और एरिया, वहां के अकॉर्डिंग वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना बॉडी को अडॉप्ट कर लिया, वो एडाप्टेशन है। फिर से अगर वो अपने जगह पे आएगा 1 महीना 2 महीना बाद, तो फिर से वो अपने जगह का जो एनवायरमेंट है वो अडॉप्ट कर लेगा। मतलब ये थोड़ा
देर के लिए चेंज है, ठीक है। अगर हम कहीं गए और वहीं पे रह गए 10 साल, 12 साल, 15 साल जो भी हो, तो वहां का जो पहले तो अडॉप्ट किए, लेकिन वही एडॉप्टेशन धीरे 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 हमारे लाइफ स्टाइल में ऐड होते गया, जो कि बाद में जो वेरिएशन का कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग आ ही जाता है, जो बाद में इवोल्यूशन का फॉर्म लेता है। बस यही चीज है, ठीक है। तो वही है एडाप्टिव, यूजफुल, इनहेरिटेबल वेरिएशन, यूजफुल inheritable variation or changes in form, or changes in form, changes in form, function and behavior, function and behavior, which help an organism to adjust, which help an organism to adjust well and successfully in its well and successfully in its environment, in its environment are called adaptation, sorry, ठीक है। ये चलो इसको स्क्रीन, ठीक है, इसको नोट कर लो। सिर्फ वेरिएशन नहीं समझ पाए। देखो, वेरिएशन कहने का मतलब है कि वेरिएशन जो होता है वो चेंज करेगा अपने आप को, ठीक है। वेरिएशन जो है मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हम तुमको बताए कि कोई मतलब मान लीजिए पर्सन है, कोई कहीं पे रह रहा है, वो वहां से माइग्रेट किया कहीं और वो वहां जाके बहुत सालों तक रह गया। उसके बॉडी में अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट बार बार वेरिएशन चेंज होते गया, कुछ ना कुछ बिहेव में, फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गया, और वो लंबे समय तक होते गया। ये लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है चेंजिंग, वो है वेरिएशन। और यही बाद में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गया, नया फॉर्म दिखेगा, वो वही बोलता है वेरिएशन के कारण ही इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन में टाइम लग जाता है, ठीक है। इवोल्यूशन क्या है कि नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना। तो चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। वहां पे बहुत दिन तक रह जाएंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हमारे बॉडी के फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, जिससे कहीं ना कहीं जिन भी इफेक्ट होता है, और वही जिन फिर हमारे जनरेशन में भी जाने लगेगा। ये इवोल्यूशन है। लेकिन एडाप्टेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। अगर कोई पर्सन कहीं गया, वहां कुछ दिन रहा, फिर लौट आया, तो वहां के अकॉर्डिंग अगर अडॉप्ट किया, सॉरी, वहां के नेचर के अकॉर्डिंग अगर अडॉप्ट कर लिया, तो वो सक्सेसफुली सर्वाइव करेगा, नहीं तो वही बीमार उमार पड़ जाएगा। वेरिएशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस और एडेप्टेशन इज अ शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट टर्म प्रोसेस बोला जाता है, यही है, ठीक है। वेरिएशन से इवॉल्व कर सकते हैं, बट एडेप्टेशन से इवॉल्व नहीं कर सकते हैं, तरह से, ठीक है। ये चीज है, समझे। हो गया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो हो गया, इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले ले, वो ही ले सकते हो। हो जाएगा तो बताओ। हो गया सर। हो गया ना, चलो।
अब हम लोग आगे देखो, अब जो है ये ऐसे तो हम लोग इसमें सारा कुछ जान लिए, बट दो तीन चीज और है वो हम डायरेक्टली तुमको लिख देते हैं पॉइंट, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे मूवमेंट होना चाहिए, लोकोमोशन होना चाहिए, ठीक है, हीलिंग एंड रिपेयर का जो मतलब कैपेबिलिटी है वो होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी है जो कि होना ही चाहिए, नहीं तो फिर सरवाइव करने में दिक्कत हो जाएगा, वो होता है होम्योस्टैसिस। कोई बता सकते हो क्या होता है होम्योस्टैसिस प्रॉपर्टी? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। चलो, ये जरूरत क्यों पड़ता है पहले ये बता दो, क्या रीजन है कि उसको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा? हम लोग के केस में हम लोग को करवाना पड़ता है, लेकिन बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कोल्ड ब्लडेड है उसको जरूरत नहीं है, जो वार्म ब्लडेड है उसको जरूरत है कि नहीं कराना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ठंड के दिन में स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी के दिन में लाइट कपड़ा जो हल्का कपड़ा होता है वो पहनते हैं। बट तुम और देखो, रेप्टाइल्स को देख लो, एम्फीबिया को देख लो, उन लोगों को कहाँ चाहिए स्वेटर भाई, ठीक है, तो लोग जहाँ वहां वो चीज होता है, वो लोग कर सकता है अपने आप, लेकिन हम लोग को करवाना पड़ता है। तो सिंपल याद रखना, कोल्ड ब्लड जितने भी है जो नहीं होगा, और जो वार्म ब्लडेड है वो होगा, ठीक है ना, ये चीज है। तो इसमें बताओ क्यों जरूरत पड़ता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़े? ताकि बॉडी क्यों 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 सरवाइव तो भाई ठीक है, लेकिन क्या रीजन है जो सरवाइव करता है? हो सकता है रिस्पायरेशन में भी कुछ प्रॉब्लम, रिस्पायरेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और उसका इफेक्ट भी तो हो सकता है ना। वही तो एग्जैक्टली क्या वहां बोलना चाह रहा है कि आखिर क्यों टेम्परेचर मेंटेन, ठीक है वो सब भी सही है। अगर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहता है तो ज्यादा वर्क कर पाता है बॉडी। हाँ हाँ हाँ, अब देखो अगर देखते हैं बुखार भी आता तो बोलता है भाई टेम्परेचर को कंट्रोल करो, नहीं तो फिर कंडीशन क्रिटिकल हाँ हो सर, जाएगा। वो बीएमआर को मेंटेन करने के लिए, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को, उसी की वजह से अगर वो मतलब वो ऐसा बॉडी टेम्परेचर होता है जिसमें सारे मतलब जो एंजाइम्स होते हैं, जितने भी मतलब डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, बाकी जितना भी प्रोसेस होता है उसकी वजह से हो पाता है। अगर वो बिगड़ गया तो मतलब जो प्रोटीन जो नेचर होता है जो भी एंजाइम्स का, तो वो डिनेचर हो जाएगा, तो कुछ भी हो नहीं पाएगा। हाँ, अब जो तुम बोले वो सही बोले, बीएमआर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीएमआर में क्या होता है देखो, समझना कैसे, मतलब ऑलमोस्ट ठीक है आंसर, ठीक है ना, बट हम इसको एक बार समझाते हैं अच्छे से समझो। जैसे टेम्परेचर हमको क्यों चाहिए, सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि मेंटेन कर रहे हैं तो क्यों, क्या मेंटेन कर टेम्परेचर तो क्यों चाहिए। देखो जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, उसमें बीएमआर को हम लोग एक समझते हैं कि चलो वो केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो रहा है। और हम जानते हैं कि सेल के अंदर में जितना भी केमिकल रिएक्शन है उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम। और एंजाइम किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन का एक प्रॉपर्टी है, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दोगे तभी स्टेबिलिटी रहेगा। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भी, और तुम लोग पढ़े भी होगे 11th में कि एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि अगर इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं देंगे तो ये एंजाइम है क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। अगर ये एंजाइम डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो एंजाइम जिस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा था उस केमिकल रिएक्शन को क्या कंप्लीट कर पाएगा, नहीं। अगर वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो सेल डिसफंक्शन करेगा, कर जाएगा। और सेल डिस्प्लेसमेंट करेगा तो टिश्यू को बर्बाद, ऑर्गन को बर्बाद, ऑर्गन सिस्टम को बर्बाद, और फिर ऑर्गेनिज्म को बर्बाद। हम लोग जैसे समझते हैं कि जैसे मान लो किसी को बुखार आता है, नॉर्मल बुखार तो बोलता नहीं टेम्परेचर डाउन करो, 103 से ज्यादा गया तो बोलता क्रिटिकल कंडीशन है, बोलता है ना, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता है कि ये सेल का मैकेनिज्म को स्टॉप करता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम। तो बहुत सारा एंजाइम जो है उसके लिए एक ऑप्टिमम, जितना भी बहुत सारा जितना भी एंजाइम काम कर रहा है सेल के अंदर में, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान देना होगा कि इसमें ध्यान देना ये होगा कि टेम्परेचर को एक ऑप्टिममली काम मतलब क्या बोल सकते हैं, एक पैरामीटर से उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में थोड़ा वैरी करता है, जैसे कि अगर मान लिया जाए नॉर्मली तो
37 डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। मान लो इसे घट गया 34 चला गया तो भी काम करेगा, मान लो ये बढ़ गया 40 चला गया तो भी काम करेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा एक्सीड या उससे कम हुआ तो कहीं ना कहीं बॉडी का फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा ही, ये चीज है, समझ में आया। इसीलिए ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। और एक मजाक का मतलब मजाक का बात बोलते हैं, मतलब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ठीक है, कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर या जो भी है बोलते हैं कि पूरे बॉडी का काम होता है टेम्परेचर मेंटेन करना, नहीं, उसका तो काम होता ही है, साथ में हर एक सेल का प्रॉपर्टी है कि सेल का क्या प्रॉपर्टी, होम्योस्टेसिस का इन मल्टी सेलर। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में उठा लो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि होम्योस्टेसिस मल्टीसेलर तो ठीक है, लेकिन मल्टीसेलर में हर एक सेल का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो होम्योस्टेसिस कर पाए या फिर ये फंक्शन कर पाए, बस यही चीज है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लिखवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बताए हीलिंग एंड रिपेयर का प्रॉपर्टी होना चाहिए, हीलिंग एंड रिपेयर का प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर है मूवमेंट प्लस लोकोमोशन भी होना चाहिए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये भी होगा तो ये भी एक कहीं ना कहीं वो होता है। दूसरा रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्योंकि नॉन लिविंग वेस्ट को रिमूव हमेशा नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिविंग में वेस्ट बनेगा और उसको निकालना है, ये इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये 3-4 बचा है, होम्योस्टेसिस का लिख देते हैं, इसको बस नोट कर लो, बस होम्योस्टेसिस का लिखवा देंगे, ठीक है। बाकी बात ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा जल्दी से। इसको नोट इसको कम से कम अभी लिख लो, इसको हम लिखवाएंगे, इसको डिफिनेशन लिखवाएंगे, ठीक है। ये 3 चीज लिख लो पहले, हो गया। इसी 3 को लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। यस सर, हो गया। हाँ हो गया ना। अब हम लोग होम्योस्टेसिस को लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में होम्योस्टेसिस, environment suitable for the functioning of body present in every
ये होमियोस्टेसिस हो गया, ठीक है, उसको नोट करो जल्दी। और एक बस है तो 3 लाइन उसको भी लिखाना पड़ेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन, ठीक है। सो इसको जल्दी से लिख लो। हो गया? यस सर, हो गया। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो। सर हम लोग मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों में तो एक ये हाँ बोलो। एक्सेप्शन निकाल लिए हैं, तो मतलब दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ या देखो कॉन्शियसनेस हुआ हर एक के केस में, ठीक है। कॉन्शियसनेस में जो है एक्सेप्शन कहीं कुछ निकला नहीं। देखो कॉन्शियसनेस में क्या, जैसे कोमा वे पेशेंट के बारे में बताया, तो हम बाहर एक्सटर्नल फैक्टर को भले हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल में जो स्टिमुलेशन वगैरह है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो तो कोई नहीं कर पा रहा, वहां तो हो ही रहा है, लेकिन एक्सटर्नल के कारण इसको लिविंग बोल रहे हैं, नॉन लिविंग बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर कारण को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो कॉन्शियसनेस के केस में हो जाएगा एग्जैक्ट, चाहे कभी कोई भी है। लेकिन अगर सेल, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, मान लीजिए तुम्हारे ऑप्शन में मेटाबॉलिज्म ही दे, कॉन्शियसनेस नहीं दे, वहां भी ये देखना पड़ेगी कि मेटाबॉलिज्म है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। अगर सेल है तो ही मेटाबॉलिज्म लिख पाएंगे, और अगर सेल फ्री सिस्टम है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ये चीज बोलना था। आंसर तो कॉन्शियसनेस होगा, ये डेफिनेट है। अगर मेटाबॉलिज्म भी दे दे, कॉन्शियसनेस दे दे और लिख दे एग्जैक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो कॉन्शियसनेस मारेंगे। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस नहीं दे, उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म में भी देखना पड़ेगा कि सेल है तो ठीक, और सेल फ्री सिस्टम है तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, मतलब उनमें से कोई भी नहीं होगा कॉन्शियस अगर नहीं हुआ तो। ये चीज है। तो सेल सिस्टम, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना है मेटाबॉलिज्म में, कॉन्शियसनेस में ऐसा कोई भी ध्यान नहीं देना, ठीक है।
ये चीजें समझ में आ गया? यस हाँ, सो आज इसको नोट कर लिया? यस सर। यस सर। आज जो है हम लोग इस टॉपिक को मतलब ये हम लोग ये करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी करते हैं फ्रेशली, ठीक है ना? और यहाँ तक में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है? कुछ भी डाउट है वैसा तो हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ चीज हम तुम लोग को जरूर बताएंगे। देखो, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़े इससे क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जहां जहां से पूछा जाता है वो तुमको हम जरूर बता दिए। ग्रोथ से, रिप्रोडक्शन से एग्जाम्पल जितना अच्छे से करना है कर सकते हो। एक दो ऐसा लाइन है जो स्टेटमेंट वाइज हो सकता है, ग्रोथ का भी 2-3 लाइन ऐसा है जो स्टेटमेंट वाइज हो सकता है। मेटाबॉलिज्म भी है जो स्टेटमेंट पूछता है। और देखो, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस से डायरेक्टली वन वर्ड ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन से स्टेटमेंट वाइज वो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स हो जाता है कुछ कुछ कंडीशंस में, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना? बाकी बात इसमें वैसा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग सिस्टमैटिक पढ़ेंगे उससे बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिलेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम में सेकंड टॉपिक से जो स्टार्ट करेंगे सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो टॉपिक खत्म हुआ इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम वो टॉपिक वो पॉइंट बता दिए जहां से पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखना, उससे ज्यादा नहीं पूछा है, ठीक है? सिस्टमैटिक को अच्छा से इसलिए समझना है क्योंकि उसमें हम लोग को बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल है। सिस्टमैटिक क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है? वो मॉडर्न क्लासिक सब है उसमें उसमें तो ये थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक भी है, ठीक है? जैसे स्पीसीज है उसमें एग्जांपल बहुत पूछा जाएगा, हिरार्चिकल सिस्टम का सीरीज पूछा जाता है, तो वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है? लेकिन इसमें जितना मतलब आता है वो उतना वो बता दिए, ठीक है? तो स्टेटमेंट वाइज पे ज्यादा ध्यान देना। वन वर्ड पे 2-3 क्वेश्चन बनता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? इस टॉपिक से, ठीक है? बाकी इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे उससे बहुत सारा क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास इसको स्टार्ट करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम बोलो? सर 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो कोई ऐसा ना हो 11th होते होते डेट आ जाए नीट वाला, हो जाएगा ना? नया नया वाला, नया मतलब 21 नहीं मतलब 21 वाला बोल रहे हो ना, कि 20 वाला बोल रहे हो? 21 वाला नहीं, 20 वाला। देखो 20 वाले के लिए वो नहीं हो पाएगा, क्लियर ये बात है, ठीक है? सितंबर में अभी तक डेट दिया हुआ है, ये एक्सटेंड करने का चांसेस है, बट यूजीसी का बोला गया कि नहीं आप किसी तरह एग्जाम लीजिए, नहीं तो ये सेशन खराब हो जाएगा, पूरा साल खराब हो जाएगा। मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर तक वो वेट करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा। तो इस सेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल तुम्हारा 38 चैप्टर है, वो पॉसिबल नहीं कि खत्म हो पाएगा ये 2-3 महीने में, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, नेक्स्ट के लिए हम उसके लिए गारंटी लेते हैं, वो हम कर देंगे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा अक्टूबर नवंबर तक थोड़ा टेंशन रहेगा, अक्टूबर नवंबर तक इवन की अगस्त में बोला है, सितंबर में मतलब सितंबर में ज्यादा चांसेस है वैक्सीनेशन आने का, सॉरी वैक्सीन वगैरह आने का ज्यादा चांसेस है। तो मतलब इस साल थोड़ा सा है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं ये 20 के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो हम नहीं करा पाएंगे, और वो हो भी नहीं पाएगा। कैसे 38 चैप्टर कैसे करा पाएंगे, ठीक है? क्योंकि तुम देख रहे हो कि एक टॉपिक को खत्म करने में 3 दिन लग गया, ठीक है? अभी चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ, अभी चैप्टर खत्म करने में कितना टाइम लगेगा वो अलग बात है, समझे? समझाना ठीक है, समझाने का हम समझा देंगे, समझाने का बात रहेगा तो बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म है, लेकिन उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है जो लिखाते तो उस टाइम पे बता भी देते हैं, ठीक है ना? वही चीज होता है। तो ये चीज तो खैर बात करना पड़ेगा सर से कि क्या करना है नहीं करना उसके लिए, लेकिन 2020 के लिए तुम्हारा प्रिपेयर नहीं कर हो पाएगा, 38 चैप्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है? 21 के लिए श्योरिटी है, ठीक है? ये चीज हम कर सकते हैं। सो अगर कुछ वैसा डाउट वगैरह होता है तो जरूर बात करो, ठीक है? देखो 2020 के लिए हम जरूर बोलेंगे तुम लोग रिवाइज करो, रिवाइज करो। वैसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए क्लास अलग से दिया जा सकता है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है कि हाँ 20 के लिए अगर हम फाइट कर रहे हैं और उसके में कुछ प्रॉब्लम है
तो जैसे होता है ना, हम लोग ऐसे भी 2020 के लिए बहुत ही आगे जा चुके हैं, मतलब स्ट्रेटेजी तक जा चुके थे, तो न्यू बैच स्टार्ट हुआ तो फिर न्यू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 12th में तुम लोग मेरे से रिवीजन किए हो तो ओवरव्यू हम उसी तरह करा पाएंगे। उसमें भी क्या है, अगर तुम बोलो कि नहीं सर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल है, टाइम का कमी है इसीलिए। ठीक है, ये चीज है। तो एक चीज कर सकते हो कि 2020 के लिए तुम लोग को जो प्रीवियस 11-12 में जो ज्यादा प्रॉब्लम है, क्लास ऐसे ही चलेगा, लेकिन इसके अलावा मतलब इसके अलावा क्लास दिया जा सकता है जिसमें तुमको दिक्कत है, क्योंकि 2020 का जो रिवीजन है, हम बताए कि तुम लोग जो भी थे क्लास में, ठीक है, वो लोग तो देख ही लिए कि कहाँ तक हम किए, जहां तक होना था कराए। क्योंकि अभी जो है स्पीड वे में वही हो सकता है कि एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक को डील कर दे कि कौन सा कहाँ इंपॉर्टेंट है, कौन कैसे क्वेश्चन पूछता, क्या पूछता। अब उस टॉपिक में तुमको अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम यहाँ पे समझा सकते हैं। ये चीज हो सकता है 2020 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक बार सर से बात करो। ठीक है, हम भी सर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। ठीक है ना, बट पास आउट का क्लासेस को जो 20 से 21 का जो सेशन चलेगा वो इसी तरह क्लासेस चलेगा, उसके लिए कुछ दूसरा और कोई उपाय नहीं है। हाँ, 20 से 21 के लिए जो पढ़ेंगे, इसमें हो सकता है क्लास एक दो और बढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये हो सकता है, एक दो क्लास और मतलब टाइम दिया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा आराम से। ठीक है, क्योंकि और स्टूडेंट आएंगे तो उनका ज्यादा छूट ना जाए, इसीलिए आराम से 2 क्लास हम रखे हैं। ठीक है, फिर और कुछ ऐड होंगे तो फिर, क्योंकि 3-4 क्लास अगर दे दे तो बहुत आगे हद तक चला जाएगा, फिर उसके लिए तो टाइम चाहिए, तो सब कुछ थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ये जो क्लासेस है 20 to 21 के लिए, लेकिन 2020 के लिए यही हो सकता है कि टॉपिक में प्रॉब्लम है, डाउट लाओ कि टॉपिक सर ये चैप्टर से ये टॉपिक हमको समझना है, हमको बताओ। उसके लिए हम एक टाइम निकाल सकते हैं और उसको हम देके समझा सकते हैं, उसमें क्वेश्चन वगैरह जो भी है वो हम तुमको एक ओवरव्यू कर देंगे कि ऐसे पूछता है, वैसे पूछता है, क्या पूछता नहीं पूछता, वो सारा कुछ हम बता सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए बात करना पड़ेगा। तुम लोग सर से बात करो, फिर हम भी करते हैं, और क्या। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बताओ क्या कुछ और पूछना है, कुछ दिमाग में और कुछ चल रहा है तो बता, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक है फिर। हाँ ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आते हैं, फिर मतलब संडे का जो टाइमिंग है उसमें से नया वही सिस्टमैटिक स्टार्ट करेंगे। सिस्टमैटिक एक बार जरूर रीड करना, एग्जाम्पल वगैरह उसमें बहुत है, और उस दिन एनसीईआरटी लेके बैठना। अगर हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तक चले गए तो हम डायरेक्टली वहां पे डिफिनेशन लिखाएंगे, बट एग्जाम्पल हम वो एनसीईआरटी में टिक करा देंगे। ठीक है, जो कि डायरेक्टली बेनिफिट है, उससे ज्यादा तुमको नहीं पूछता है इस तरह का, मतलब इस चैप्टर।